Hello students, welcome to another new video. So in this video we are going to discuss about the different types of business services. Last वाले वीडियो में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बिजनेस सर्विसेज के मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑल अबाउट दैट यू शुड नो. तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज के बारे में. सबसे पहले अपना टाइप आता है बिजनेस सर्विसेज का. फर्स्ट टाइप है बिजनेस सर्विसेज जो खुद बिजनेस के लिए यूज़ की जाती है. तो बिजनेस सर्विसेज आर दूज सर्विसेज विच आर यूज्ड बाय बिजनेस एंटरप्राइज. जैसे कि मैंने कहा, ऐसी कोई भी सर्विसेज जो खुद बिजनेस के द्वारा यूज़ की जाती है फॉर द कंडक्टिंग ऑफ देयर एक्टिविटीज़, उनकी डे टू डे एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करने के लिए, चलाने के लिए, ऐसी सर्विसेज को हम क्या कहेंगे? बिजनेस सर्विसेज. तो ऐसी कोई भी सर्विस जो बिजनेस यूज़ करता है अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने के लिए, कंडक्ट करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बिजनेस सर्विसेज कहते हैं. फॉर एग्जांपल बैंकिंग भी ज़रूरी है बिजनेस के अंदर. क्यों? क्योंकि बैंक से पैसे का लेन देन होता है ज़्यादा से ज़्यादा. इंश्योरेंस ज़रूरी है, ट्रांसपोर्टेशन, माल को इधर से उधर ले जाने के लिए, तो ट्रांसपोर्टेशन भी एक सर्विसेज है. वेयर हाउसिंग मतलब गोडाउन की, आपको अपना माल रखना है, उसकी सर्विसेज. एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज, जैसे टेलीफोन सर्विसेज होती है, वो कम्युनिकेशन में आती है. तो पहली हो गई बिजनेस सर्विसेज. ऐसी कोई भी सर्विसेज जो बिजनेस अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने के लिए यूज़ करता है, वो सर्विसेज क्या कहलाती है? बिजनेस सर्विसेज कहलाती है. जैसे कि इंश्योरेंस हो गया, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन. सेकेंड अपनी आती है सोशल सर्विसेज. सो सोशल सर्विसेज आर दूज सर्विसेज दैट आर जनरली प्रोवाइडेड वॉलेंटरली इन परस्यूट ऑफ सर्टेन सोशल गोल. कुछ सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं? सोशल सर्विसेज या फिर सामाजिक सेवा. These social goals may be to improve the standard of living. किसी भी तरीके का सामाजिक उद्देश्य हो सकता है वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी का स्टैंडर्ड लिविंग इम्प्रूव करना हो. वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी मतलब समाज के कमज़ोर वर्ग के लोगों का रहने के तरीके में बदलाव करवाना. टू प्रोवाइड एजुकेशनल सर्विसेज टू देयर चिल्ड्रन. जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, जो लोग अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, उनके बच्चों का फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहे हो. और टू प्रोवाइड हेल्थ केयर एंड हाइजीनिक कंडीशन इन स्लम एरियाज. स्लम एरियाज मतलब जो गंदी एरिया होती है, जो जहाँ पे मतलब बहुत कचरा वचरा और फिर भी लोग वहाँ रहते हैं, उन स्लम एरियाज में आप हेल्थ केयर, स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी सुविधा, या फिर हाइजीनिक कंडीशन मतलब साफ सफाई की सुविधा आप प्रोवाइड करवा रहे हो, तो वो किस में आएगी? सोशल सर्विसेज. तो ऐसी कोई भी सर्विसेज जो समाज के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए की जाती है, वो कौन सी सर्विसेज कहलाती है? सोशल सर्विसेज कहलाती है. दो सर्विसेज समझ में आ गई होगी. एक तो है बिजनेस सर्विस, दूसरी है अपनी सोशल सर्विस. तीसरी सर्विस आती है अपनी पर्सनल सर्विस. तीन ही तरीके की सर्विस होती है, बिजनेस, सोशल और पर्सनल. तीसरी सर्विस है अपनी पर्सनल सर्विस. तो पर्सनल सर्विसेज आर दो सर्विसेज विच आर एक्सपीरियंस डिफरेंटली बाय डिफरेंट कस्टमर. हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से इसको एक्सपीरियंस करता है. जैसे कि किसी को हिल स्टेशन पसंद है, किसी को बीच पसंद है, किसी को मान लीजिए हिस्टोरिकल पैलेसेस में घूमना पसंद है. तो सब लोग अपने अपने तरीके से सर्विसेज को एक्सपीरियंस करते हैं. दे डिपेंड अपॉन कस्टमर्स प्रेफरेंस एंड डिमांड. किस पे डिपेंड करती है? जिस चीज़ को कस्टमर पसंद करेगा या जिस चीज़ की मांग होगी उस पर डिपेंड करती है. जैसे कि कई लोग होते हैं जिनको रेल जर्नी ज़्यादा पसंद होती है, ये भी तो एक तरीके की सर्विस है जो हमें रेलवे दे रहा होता है. कई होते हैं जिन्हें जो फ्लाइट में बैठना ज़्यादा पसंद करते हैं वो लोग, कि हमें रेल पसंद नहीं है, रेल में हमें दिक्कतें होती है. कोई को फ्लाइट, कोई लोग बस को भी प्रेफर करते हैं. तो ये सब किस पे डिपेंड करती है? आपकी मांग पे. ये सब आपकी डिमांड पे, आपके टेस्ट पे डिपेंड करती है. फॉर एग्जांपल टूरिज्म हो गया, रिक्रिएशनल सर्विसेज, रेस्टोरेंट. तो ज़रूरी थोड़ी है कि भाई जो रेस्टोरेंट आपको पसंद आ रहा है वो आपके फ्रेंड को भी सेम तरीके का रेस्टोरेंट पसंद आए. तो पर्सनल सर्विसेज ऐसी कोई भी सर्विसेज जो हर कस्टमर के लिए अलग अलग एक्सपीरियंस होता है उसका, उसे हम क्या मानते हैं? पर्सनल सर्विसेज. तो तीन तरीके की सर्विसेज हमने देखी. पहली सर्विसेज तो आती है बिजनेस सर्विसेज. दूसरी अपनी सर्विसेज आती है सोशल सर्विसेज जो समाज के लिए की जाती है. तीसरी अपनी सर्विसेज आती है पर्सनल सर्विसेज. तीन तरीके की सर्विसेज है. मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा. आई होप. नेक्स्ट अपन बात करते हैं बिजनेस सर्विसेज के बारे में, कि बिजनेस सर्विसेज क्या होती है, कितने तरीके की बिजनेस सर्विसेज होती है. जो अपन ने स्टार्टिंग में फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था, टाइप्स ऑफ सर्विसेज में सबसे पहले बिजनेस सर्विस, फिर आई थी अपनी सोशल, फिर आई थी पर्सनल. अब अपन बात करें बिजनेस सर्विसेज के बारे में.
So today's world is of tough competition where the survival of the fittest is the rule. कि आज के टाइम में इतना ज़्यादा कंपटीशन है जहाँ पे आपका फिट रहने का मतलब मार्केट में बने रहना बहुत ही टिपिकल है. देर इज़ नो रूम फॉर नॉन परफॉर्मेंस. कि अगर आप कोई काम नहीं कर रहे हैं मार्केट में रह करके, कोई बिजनेस को इम्प्लीमेंट करने जैसा कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए मार्केट में कोई जगह नहीं है. एंड हेंस कंपनी टेंड टू स्टिक टू व्हाट दे कैन डू बेस्ट. और कंपनी क्या करती है मार्केट में हमेशा टिके रहने के लिए, जितना अच्छे से अच्छा वो कर सकती है उतना अच्छे से अच्छा वो करती है. सो बिजनेस एंटरप्राइज लुक टूवर्ड्स बैंक फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड. और किसी भी काम को अच्छा करने के लिए सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है? फंड. और फंड हमें कहाँ से मिलेगा? फिर बैंक से. तो बिजनेस एंटरप्राइज फंड के लिए किसकी तरफ ध्यान देगी? बैंक्स फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स. इंश्योरेंस कंपनी फॉर गेटिंग देयर प्लांट मशीनरी गुड्स एटसेट्रा. इन शॉर्ट कि आपने महंगे महंगे मशीन लगाई हुई है कंपनी में, महंगी महंगी प्लांट लगाई हुई है. प्लांट इन द सेंस पेड़ पौधों से नहीं, प्लांट मशीनरी का ही एक पार्ट होता है. बहुत बड़ी बड़ी जो संयंत्र जिसे हम कहते हैं वो, तो बड़ी बड़ी संयंत्र आपने लगाए हुए हैं, महंगा महंगा माल आपके पास में पड़ा है. उस माल को अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, उसके साथ कोई हानि हो जाती है, तो भैया उसका पैसा कौन देगा? फिर कंपनी क्या करती? इंश्योरेंस कंपनी की तरफ देखती है कि भाई अगर इसके साथ कोई दुर्घटना हो जाए भविष्य में, तो उससे प्रिवेंट करने के लिए, उस रिस्क को कम करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी. ट्रांसपोर्ट कंपनी फॉर ट्रांसपोर्टिंग रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स. आपने माल तैयार कर लिया या फिर आपको कच्चा माल लेके आना है मार्केट से कंपनी तक, आपको किसकी ज़रूरत है? ट्रांसपोर्ट की. तो आपने ट्रांसपोर्ट कंपनी की हेल्प ली है, माल हो गया आपका तैयार, तो उसको आपको वापस लेके जाना है, तो फिनिश्ड गुड्स को मार्केट तक लेके जाने में. टेलीकॉम एंड पोस्टल सर्विसेज फॉर बीइंग इन टच विद देयर वेंडर सप्लायर एंड कस्टमर्स. और अपने कस्टमर सप्लायर और वेंडर के टच में रहने के लिए, उनसे कॉन्टैक्ट बनाए रखने के लिए किसकी ज़रूरत है? टेलीकॉम सर्विसेज की, बीपीओ की. तो ये सब बिजनेस सर्विसेज में यूज़ आ रही होती है. तो ये बिजनेस सर्विसेज का ही एक पार्ट है. ठीक है, अब अपन बात करते हैं आगे बिजनेस सर्विसेज के बारे में. नेक्स्ट आता है अपना बैंक. सबसे पहले ये हमने देखा था कि जो बैंक होती है उसमें बिजनेस सर्विसेज में बैंक्स का बहुत बड़ा रोल होता है. बैंक से हमें फंड मिलता है, इसलिए हमें बैंक की तरफ ज़्यादा ध्यान देना होता है. सबसे पहले बैंक के बारे में बात करते हैं. तो अ बैंकिंग कंपनी इन इंडिया इज़ द वन विच ट्रांजैक्ट द बिजनेस ऑफ बैंकिंग, विच मीन्स एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पज ऑफ लेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक. कि बैंक क्या काम करता है? पैसों की लेन देन का काम करता है. जिसका क्या मतलब हुआ? एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पज ऑफ लेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक. कि जनता से उनकी जमा को स्वीकार करना, उनकी बचत को स्वीकार करना. यही तो होता है, हम जो सेविंग करते हैं, सेविंग करके बैंक में डलवा देते हैं, बैंक हमारी सेविंग को स्वीकार करते हैं और उस पर हमें इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं. दूसरा काम क्या होता है? रीपेबल ऑन डिमांड और अदरवाइज एंड विड्रॉल बाई चेक. जब भी आपकी डिमांड है आपका पैसा वापस पाने की, आप वापस उसे विड्रॉ करा सकते हैं, बैंक से अपने खाते में से पैसा निकलवा सकते हैं. किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, डीडी बनवा के, डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू, या फिर आप चेक से भी पैसा निकलवा सकते हैं. ठीक है, ऑर्डर ड्राफ्ट एंड अदरवाइज. इन सिंपल टर्म्स अ बैंक एक्सेप्ट मनी ऑन डिपॉजिट. डिपॉजिट्स के लिए क्या एक्सेप्ट करता है? मनी एक्सेप्ट करता है, पैसा ही तो जमा करता है बैंक. एंड रीपेबल ऑन डिमांड. जब भी आपकी डिमांड होगी तभी उसको आपको पेमेंट कर दिया जाएगा. एंड ऑल्सो अर्न अ मार्जिन ऑफ प्रॉफिट बाय लेंडिंग मनी. और जो उसके पास हम जो पैसा जमा करवाते हैं उससे बैंक को प्रॉफिट होता है. कैसे होता है प्रॉफिट? देखो, मान लीजिए मैंने बैंक के अंदर 100 रुपये जमा कराए, बैंक ने इस 100 रुपये को आगे कहीं इन्वेस्ट कर दिया जहाँ पे बैंक को 100 रुपये के ऊपर 20 रुपये का ब्याज मिल रहा है. तो बैंक का टोटल पैसा कितना हो गया? 120 रुपये. पैसा किसका है? मेरा है. इस 20 रुपये वाले ब्याज में से बैंक हमको सिर्फ 8 रुपये का ब्याज दे रहा है. तो हमारा यहाँ पैसा कितना हुआ? 108 रुपये. बीच का डिफरेंस, बीच का जो अमाउंट है वो किसका होगा? बैंक का होगा. 108 और 120 का डिफरेंस कितना हो गया? 12 रुपये का. तो 12 रुपये का प्रॉफिट हो गया. एक आदमी से भी अगर वो इतना प्रॉफिट कमाती है तो बैंक में कितने अकाउंट्स होते हैं? सो अब अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ बैंक्स की. पहला बात आती है कमर्शियल बैंक, जो हमारे डेली जो लेन देन वाले बैंक होते हैं, जिनमें हम हमारे अकाउंट्स रखते हैं, जिनमें हमारा जमा स्वीकार करते हैं, वो कमर्शियल. फिर आता है कोऑपरेटिव बैंक, जो किसान के लिए बनाए हुए होते हैं, वो जो सस्ती दर पे लोन प्रोवाइड करवाते हैं.
वो कोऑपरेटिव बैंक। फिर आता है स्पेशलाइज्ड बैंक। स्पेशलाइज्ड बैंक मतलब कि जो मनी से रिलेटेड होते हैं, मनी से रिलेटेड इन द सेंस कि कोई फॉरेन एक्सचेंज वाला बैंक है, वो फॉरेन करेंसी को उसने एक्सचेंज करना है, तो वो कहाँ कराएंगे हम? स्पेशलाइज्ड बैंक में। फिर आता है सेंट्रल बैंक, जो हमारा RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो है हमारा सेंट्रल बैंक। तो 4 तरीके के बैंक्स हो गए, कमर्शियल, कोऑपरेटिव, स्पेशलाइज्ड एंड सेंट्रल बैंक। सबसे पहले बात करते हैं कमर्शियल बैंक्स के बारे में। तो कमर्शियल बैंक्स आर इंस्टीट्यूशन डीलिंग इन मनी। ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूट, ऐसा कोई भी संस्था जो मनी में डील कर रहा हो, पैसे में व्यापार कर रहा हो, उसको हम क्या मानेंगे? कमर्शियल बैंक मानेंगे। तो दीज आर गवर्न्ड बाय इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। 1949 के अकॉर्डिंग इनमें सारे रूल बने हुए होते हैं। बैंकिंग के जो भी रूल होंगे कि भाई कितना पैसा जमा कराना है, मिनिमम अकाउंट में कितना पैसा रखवाना है, ये सब रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही बैंक हमारे अपने कस्टमर्स को सर्विसेज देता है। एंड अकॉर्डिंग टू इट बैंकिंग मीन्स एक्सेप्टिंग डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक। किस लिए लेता है? क्या लेता है? पब्लिक से मनी। किससे लेता है? पब्लिक से। किसके लिए? डिपॉजिट करने के लिए, जमा करने के लिए। क्यों? क्या पर्पज़ है भाई? फॉर द पर्पज़ ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट। उस पैसे को वो आगे कहीं और इन्वेस्ट करेगा और उससे बैंक को प्रॉफिट मिलेगा। फिर बात आती है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। 2 तरीके के बैंक हो गए, प्राइवेट बैंक और पब्लिक बैंक। तो प्राइवेट बैंक ऐसा कोई भी बैंक जो प्राइवेट लोग चला रहे होते हैं, गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन उस पर फॉलो नहीं होते हैं, वो प्राइवेट बैंक। पब्लिक बैंक वो बैंक होते हैं जो गवर्नमेंट के बैंक होते हैं, जिनके सारे रूल्स रेगुलेशन गवर्नमेंट के ही वो लोग फॉलो कर रहे होते हैं, वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो जाते हैं। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर दोज इन विच द गवर्नमेंट हैज अ मेजर स्टेक एंड दे यूजुअली नीड टू एम्फोसाइज ऑन सोशल ऑब्जेक्टिव देन एंड प्रॉफिटेबिलिटी की। तो बैंक का मेन पर्पस जो होता है, पब्लिक बैंक की मैं बात करती हूँ, तो पब्लिक बैंक का जो मेन पर्पस होता है वो समाज के उद्देश्यों की पूर्ति करना है, ना कि लाभ कमाना। फॉर एग्जाम्पल SBI, PNB, IOB, ये सब पब्लिक बैंक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, वो बीकानेर एंड जयपुर वाला वो बैंक, ये सब पब्लिक सेक्टर के। फिर बात आती है अपनी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एड्रेस्ड, ओन, मैनेज एंड कंट्रोल बाय द प्राइवेट प्रमोटर एंड दे आर फ्री टू ऑपरेट एज पर मार्केट फोर्सेज। इनका मेन फंक्शन क्या होता है? प्रॉफिट इंक्रीज करना, प्रॉफिट अर्न करना। पब्लिक वाले जो होते हैं इनका मेन फंक्शन, मेन जो चीज़ होती है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, और जो प्राइवेट वाले होते हैं उनका मेन पर्पस होता है प्रॉफिट को अर्न करना। प्राइवेट के एग्जांपल है HDFC, ICICI, कोटक महिंद्रा एटसेट्रा, ये प्राइवेट वाले के हो गए। तो ऐसा कोई भी बैंक जो मनी में डील कर रहा होगा, पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहा होता है, आगे उस पैसे को इन्वेस्ट कर रहा होता है, आप जब भी मांगेंगे अपने पैसे को वापस उनके द्वारा दे दिया जाएगा, तो वो कौन से बैंक में आएगा? कमर्शियल में आएगा। सेकेंड बात आती है अपनी कोऑपरेटिव बैंक। तो कोऑपरेटिव बैंक्स आर गवर्न्ड बाय द प्रोविजन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट एंड मीन्ड एसेंशियली फॉर प्रोवाइडिंग चीप क्रेडिट टू देयर मेंबर्स। उसके जो सदस्य होते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स के, उस उनके सदस्य या फिर बैंक के सदस्य को आप क्या कह सकते हैं? बैंक के जो खाता धारक है उनको ये सस्ती दर पे लोन प्रोवाइड करवाता है, ज़्यादा इंटरेस्ट का चार्ज नहीं करता। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट लाइक एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग इन इंडिया। क्योंकि जब एग्रीकल्चर की बात आती है तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा लोन इशू होता है। एग्रीकल्चर के अंदर सबसे ज़्यादा लोन कृषि के लिए लिया जाता है, तो उस पर क्या मोटे दर पे ब्याज लगाया जाता है, उच्च दर का ब्याज लगाया जाता है। लेकिन कोऑपरेटिव बैंक जो होता है वो एग्रीकल्चर को अगर लोन दे रहा है तो फिर वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट का चार्ज नहीं करता। थर्ड आता है अपना स्पेशलाइज्ड बैंक। स्पेशलाइज्ड बैंक्स आर फॉरेन एक्सचेंज बैंक्स। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब फॉरेन की करेंसी को एक्सचेंज करना, विदेशी मुद्रा को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करना। इंडस्ट्रियल बैंक्स, डेवलपमेंट बैंक्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक्स कैटरिंग टू स्पेसिफिक नीड ऑफ दूज यूनिक एक्टिविटी की, जो ऐसी एक्टिविटी जो नॉर्मल बैंक नहीं करते हैं, उन एक्टिविटी को कौन करेगा? उन स्पेशल एक्टिविटी को कर रहा होगा स्पेशलाइज्ड बैंक। These banks provide financial aid to industries, heavy turnkey projects and foreign trade। जो आप विदेश में व्यापार करना चाहते हैं, आपको बहुत बड़े फाइनेंस की ज़रूरत है, तो फिर वो कहाँ से मिलेगा हमें? स्पेशलाइज्ड बैंक से। लास्ट आता है अपना सेंट्रल बैंक, जो सब बैंक्स का हेड होता है, जिसे हम
हेड मानते हैं सब बैंक्स का, उसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रल बैंक। और अपने भारत का सेंट्रल बैंक कौन है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का सेंट्रल बैंक है। तो सेंट्रल बैंक ऑफ एनी कंट्री सुपरवाइजेज, controls and regulates the activities of all the commercial banks of that country। उस कंट्री के जितने भी कमर्शियल बैंक हैं उन पर सब नज़र रखेगा। कौन रखेगा, हेड ऑफ द बैंक, जो कि कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि क्या है, सेंट्रल बैंक है। ठीक है। सो इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ गवर्नमेंट बैंकर, गवर्नमेंट का बैंक होता है। इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट करेंसी एंड क्रेडिट पॉलिसी ऑफ एनी कंट्री, किसी भी कंट्री की करेंसी और क्रेडिट पॉलिसी का कौन ध्यान रखता है, सेंट्रल बैंक ध्यान रखता है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल बैंक ऑफ आर कंट्री। इसने कह दी बात कि जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आरबीआई है, वो हमारे भारत का एकमात्र सेंट्रल बैंक है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। Still you guys have any doubts and queries, you can do comment on this video. I will surely try to sort out all your doubts and queries. Till guys, be prepared, be safe.